हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। सर 10c6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हो क्या इसको सॉल्व करके? ठीक है, सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू बताता हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन को रिकॉर्डिंग अभी चालू करिए, एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर ये होगा n-1 फैक्टोरियल, तो सर्कल में बैठाने का तरीका हो गया। और इस क्वेश्चन में बोला है कि नेवर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ए बी सी डी ऐसे बैठे और ए बी सी डी ऐसे बैठे, तो ए के जो नेवर्स है दोनों केसेस में सेम है, तो ये जो कहानी है वो सेम है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यहाँ पर हम सेम मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हुआ था इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोर्शन वाला। 6 लेटर का वर्ड बनाना, आपके पास वर्ड है प्रपोर्शन। ठीक, तो जो आपके पास वर्ड था वो है प्रपोर्शन, है ना? प्रपोर्शन, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 10 है ना? तो उसमें पी की अवेलेबिलिटी है आपके पास कितने हैं? 2। आर जो है वो भी आपके पास है 2। ओ कितने हैं? 3। और फिर पी आर ओ हो गया, फिर टी आई एन, ये सब एक एक है, तो टोटल हो गए 3 2 6, 3 2 5, 2 7 और 3, बिल्कुल 10 हो गए। ठीक है ना? आगे बढ़े हम। हमें कितने लेटर सेलेक्ट करना है? 6। हमें लेटर सेलेक्ट करना है 6। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक बार फिर से लिख लूं मैं। ओ आपके पास 3 है, पी आपके पास 2 है, आर आपके पास 2 है, और टी आई और एन जो है वो 1 1 अवेलेबल है। ठीक है, हमें कितने चाहिए? 6 लेटर्स चाहिए। अब देखो, ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं 10 में से 6 सेलेक्ट कर लूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लेटर्स जो है आइडेंटिकल है, तो एनसीआर हम नहीं लगाएंगे, एनसीआर आपका नहीं लगेगा। समझ में आ गया? पहली बात तो ये, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा खतरनाक हो गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? यदि हम एनसीआर नहीं लगा पा रहे हैं तो बस आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि भाई आप केसेस बना लो। आप क्या कर लो? केसेस बना लो। ठीक है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। कि 2 आपके सेम हो जाए और बाकी 4 के 4 सारे के सारे डिफरेंट हो जाए। 2 सेम उठाने का मतलब मैं 2 उठा लूं या 2 पी उठा लूं या फिर 2 आर उठा लूं, और बाकी जो 4 है वो इन 2 से अलग हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? ठीक है। यस और, सर। और क्या हो सकता है? 2 सेम के बाद 3 सेम भी हो सकते हैं आपके पास, मतलब 3 के 3 सेम हो जाए और बाकी 3 जो है वो डिफरेंट हो जाए। अच्छा, ये ध्यान रखना कि 2 सेम होने का मतलब ये होगा कि यहाँ दो जो आ रहे हैं वो इन 4 में नहीं होंगे, वो 4 जो होंगे वो आपस में अलग अलग होंगे। आपस में तो होंगे और जो पहले लिया उससे भी अलग होगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये केस हो गया 3 सेम 3 डिफरेंट। और क्या हो सकता है इसमें अगला केस? सर 2 2 2 सेम सेम सेम। हाँ बिल्कुल, 2 सेम हो जाए, 2 सेम हो जाए और 2 सेम हो जाए, मतलब 2 एक टाइप के, 2 एक टाइप के, 2 एक टाइप। क्या अवेलेबिलिटी है क्या आपके पास? तो बिल्कुल है। ओके, इसके अलावा 2 सेम में आपने ये देखा, ये हो गया। और हो सकता है कि 2 2 एक टाइप के हो जाए, 2 एक टाइप के हो जाए और बाकी 2 जो है वो डिफरेंट हो जाए। ये भी हो सकता है। क्या ऐसा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। और क्या हो सकता है? कि 3 सेम हो जाए। ये भी हो सकता है कि 2 सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए। मतलब यहीं पर वो केस लिखना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 3 सेम लिया, 3 डिफरेंट लिया, तो उसमें 2 सेम एक डिफरेंट भी हो सकता है। तो 3 सेम लेते हो तो उस केस में आपके दोनों केस ही बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। और क्या हो सकता है? और कोई केस हो सकता है क्या? 3 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम 2 सर 3 1 1 1 3, 1 1 1। मतलब 3 सेम 3 डिफरेंट ना, वो तो हो गया ना ये वाला। ओ सॉरी सर। तो एक और बचता है कि सारे के सारे डिफरेंट हो जाए। अब इनके अलावा कोई केसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं क्या?
ओके, तो बस अब वन बाय वन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज, आप दो सेम लो, चार डिफरेंट लो। अब ऐसे करो कि ओ आपके पास तीन है, उनको एक बंडल ले लो, यहाँ पर दो है, यहाँ पर ये दो आर दो है, ठीक है। तो दो सेम चाहिए, तो आप बोलोगे सर ओ तो आपके पास तीन अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तीन में से हमने दो ले लिए, तो तीन आइडेंटिकल में से दो लेने का तरीका एक ही होगा, है ना। तो हमने ओ का जो बंडल है वो दो का कर लिया, पी का भी दो का कर लिया, आर का भी दो का कर लिया। तो ये आपके पास तीन बंडल अवेलेबल है। तीन बंडल में से आपको कितने बंडल उठाना है, दो। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? सॉरी, तीन बंडल में से दो सेम चाहिए ना, तो एक ही एक ही बंडल उठाना है। बंडल। हाँ, तो इन तीन में से कोई भी एक बंडल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो वो ओ आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें चार डिफरेंट चाहिए। चार डिफरेंट लेने का मतलब ये हुआ कि वो चारों अलग अलग हो और इससे भी अलग हो। तो आपके पास डिफरेंट लेटर्स कितने अवेलेबल है, बता सकते हो? बोलो भाई। 5। 5। 5। पांच, बहुत बढ़िया। आपके पास टी, आई और एन तो अवेलेबल है, और साथ ही साथ मान लो ओ आ गया आपके पास, ये तीन दो सेम मान लो दोनों ओ आ गए, तो एक पी तो एक्सेप्टेबल है ना, और एक आर एक्सेप्टेबल है। हम दोनों पी और दोनों आर नहीं लेके एक पी और एक आर तो ले सकते हैं ना। तो आपके पास पांच डिफरेंट, उसमें से कितने सेलेक्ट करना है, चार। तो ये तो हो गया आपका दो सेम चार डिफरेंट लेने का तरीका, और इनसे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, इनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। किसी कोई समस्या हो तो बोलो। ऐसे ही तीन सेम, यदि तीन सेम चाहिए तो हमें आपको यही बंडल उठाना पड़ेगा, तो उसको लेने का तरीका एक ही होगा, 1C1। अब तीन डिफरेंट लेना है, तो तीन तो आपके TIN अवेलेबल था, एक पी और एक आर, अगेन पांच डिफरेंट हो गए, उसमें से कितने सेलेक्ट करना है, तीन, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट परम्यूटेशन क्या होगा, 6 लेटर को जिसमें तीन आइडेंटिकल है उनका परम्यूटेशन हो जाएगा ये, ओके। अगेन दो सेम दो सेम दो सेम, मतलब आपको ये तीनों बंडल उठाना है, और उनको बैठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ओके। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है? यस ठीक है। सर। नेक्स्ट, दो सेम चाहिए, दो सेम दो टाइप के चाहिए, मतलब तीन बंडल में से आपको दो बंडल उठा लो आप। तो तीन में से दो बंडल उठा लिए, अब बाकी दो जो है वो डिफरेंट चाहिए। अब इसमें ऐसा समझो कि एक ओ और एक पी मान लो यूज हो गया, तो डिफरेंट आपके पास एक आर बचेगा, और टी और आई और एन चार बचेंगे। तो चार में से कितने डिफरेंट चाहिए आपको, दो। इनका परम्यूटेशन हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आगे हम बढ़े, यहाँ गए, तो हमें एक तीन सेम चाहिए, मतलब एक वो बंडल जो है तीन ओ वाला वो उठा लिया। फिर दो सेम चाहिए, तो आपके पास दो बंडल बचते हैं, एक पी वाला और एक आर वाला, तो दो में से एक ले लिया। अब आपके पास डिफरेंट लेटर्स बचते हैं, ओ वाला भी आ गया और एक पी आ गया, तो तीन तो ये डिफरेंट बचा, और इन दोनों में से एक बचेगा, मान लो आर बचा, तो चार में से आपको एक सेलेक्ट करना है। उनका परम्यूटेशन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन दिस। छह के छह डिफरेंट चाहिए, तो आप एक ओ ले लिया, एक पी ले लिया, एक आर ले लिया, फिर TIN, छह है। इन छह का अरेंजमेंट लेने का तरीका तो एक ही होगा, छह है तो। क्या ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछे वो। ठीक है, तो एक बार इस, ऊपर का दिखाइए। हाँ, एक मिनट, इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा। इसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 6 लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। अब ये बोल देता कि 6 लेटर किस हिसाब से हम सेलेक्ट करें, ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये बोलता कि वेज ऑफ फॉर्मिंग 6 लेटर, 6 लेटर का वर्ड आपको नहीं बनाना है, सिर्फ ये बोल रहा है कि 6 लेटर सेलेक्ट करना है। तो उस केस में आंसर बता सकते हो क्या यहीं से? क्यों भाई? तो यदि आपको मतलब आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे बनते हैं, या ये जो आप ले रहे हो, ये केसेस जो बना रहे हो, कितने तरीके से ये केसेस बनेंगे, मतलब दो सेम चार डिफरेंट कैसे लेंगे, मतलब आपको ये अरेंजमेंट नहीं करना है। तो उस समय आंसर क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस, और इधर क्या हो जाता है 1 इंटू प्लस दिस। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाता। और अरेंजमेंट में तो ये टोटल और इनटू दिस, उसका अरेंजमेंट भी कर दिया। समझ आया? ओके, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसका आंसर आना चाहिए 31130। आंसर इज 31130।
Okay, next question is, how many 5-letter words can be formed using the letters of the word independence? Okay, तो ये exactly वही क्वेश्चन है। बता सकते हो, डिस्कशन की जरूरत है। आंसर क्या आ रहा है भाई? यार अटेम्प्ट करके आया करो यार। इंडिपेंडेंस, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 9 और 12 है आपके पास, है ना? तो इसमें आपके पास आई कितने अवेलेबल है? वो तो एक ही है ना? आई एक हो गया। एन जो है वो आपके पास 3 अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद डी जो है, डी आपके पास 2 अवेलेबल है। डी के बाद हम पहुंचे ई पर, तो ई आप 4 दिख रहे हैं, 8 2 9, ठीक है। फिर आई, सी एक एक है, 9 10 11, एक और कुछ बच रहा है, और वो क्या बच रहा है? पी, ठीक। ये आपके पास है और आपको बनाना है 5 लेटर्स वर्ड, 5 लेटर्स वर्ड। तो इसमें जो केसेस है मैं वो लिखवा देता हूँ। क्या क्या हो सकते हैं? कि 4 सेम हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए, ये केस हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 सेम हो जाए और 2 सेम हो जाए। क्या ये केस हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ, बताओ भाई। यार बोलो यार। Yes, sir. यस सर, हो सकता हाँ, 3 सेम 2 सेम, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 सेम हो जाए, 2 डिफरेंट हो जाए? ठीक है। मतलब आप ऐसे करो, मैक्सिमम से जो चालू करो, जितने ज्यादा मैक्सिमम सेम हो सकते हैं वहां से आप केसेस बनाओ, तो कोई भी नहीं भूलोगे। 2 सेम की जगह 2 डिफरेंट हो गए। अब ये हो गया। अब क्या हो सकता है? कि 2 सेम हो जाए। ये भी हो सकता है कि 2 सेम है पर दूसरे टाइप के, और एक डिफरेंट हो जाए, ये केस भी हो सकता है। और इसके अलावा 2 सेम, तीनों के 3 डिफरेंट हो जाए, ये 3। और क्या हो सकता है? कि 5 के 5 डिफरेंट हो जाए। अब इसके अलावा देख सकते हो कोई भी केस नहीं बच रहा है। मतलब आप ऑर्डर में लो कि जो सेम है उसका मैक्सिमम लो, फिर कम करते जाओ। मतलब पहले 4 सेम, फिर 3 3, फिर 2, फिर ऐसे, तो कभी केस नहीं भूलोगे, ठीक है। और जल्दी से मैं इसको बताऊँ आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा। 4 सेम चाहिए तो 4 सेम आपके पास एक ही है, तो 1C1 इंटू, एक डिफरेंट लेने का, 1 2 और 3 2 5, 5 में से आपको एक लेना है, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्या आगे कर लोगे? क्या ये सब लिख लोगे? बोलो। है। यस सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ईच कंसिस्टिंग 5 लेटर फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। तो ये भी एग्जैक्टली इस टाइप का है। तो मिसिसिपी में 5 लेटर आपको चाहिए थे, तो इसमें भी आप केसेस बना लेना, और इसका आंसर आएगा 1350। जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एंड तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है 1350। यदि किसी को कोई डाउट लग रहा है तो ये क्वेश्चन आप खुद से करो, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सर जाए। हाँ बोलो। सर, वो जो फर्स्ट वाला है सर्कुलर परम्यूटेशन वाला, वो एक बार बता सकते हैं? ओके इस टाइम ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। हाँ, इसमें था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 पीपल कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शेल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसमें सर्कल में बैठाऊं, तो सर्कल में बैठाने का तरीका हो गया n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसने क्या दे रखा है कि उसके सेम नेबर्स नहीं होना चाहिए। मान लो हम 4 लोगों को बैठाए, तो ए बैठा, फिर बी बैठा, फिर सी और डी, ठीक है। एक अरेंजमेंट ये होगा, और इधर एक क्या होगा कि ए बैठा, फिर इधर बी बैठा, इधर सी और इधर डी। तो सुनिए, सुनो ध्यान से, कि यहां पर क्या है कि ए बी सी डी इस ऑर्डर में बैठे हैं, है ना। इधर क्या उठा है कि एबीसीडी इस ऑर्डर में बैठे हैं। तो ए के लिए जो है, इसके पड़ोसी आपसे पूछो तो क्या है? बी और डी है। यहाँ आपसे पूछू कि इसके पड़ोसी क्या है? बी और डी है।
तो क्या उसके मैं आपसे पूछूं कि ए के पड़ोसी दोनों केस में सेम है क्या? यस सर। तो उस केस को मतलब हर केस 2 बार रिपीट होगा, इसलिए आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। या फिर आप ऐसे समझो कि क्लॉकवाइज में देखूं और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखूं, तो वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आपका सेम है, इसका मतलब क्या है, आपको 2 से डिवाइड करना ही है। अब क्लियर है? सर जब हम माइनस करेंगे, यानी जो केसेस हम, यानी एक तरह से इसके हाफ केसेस हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हाँ हाँ, वही हो रहा है। की वजह से, तो सर इसमें ऐसा तो नहीं है कि सर कोई केस हमसे सब्ट्रैक्ट करने वाला मिस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हर एक केस 2 बार रिपीट होगा। सर वो तो है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सेम होगा, पर और कोई तो ऐसा केस नहीं बनेगा जिसमें कि वो नेबर सेम हो जाए? नहीं बनेगा, नहीं होगा। आप तो ऐसे देखो कि मान लो एक पर्सन है, उसके लेफ्ट राइट में x1 x2 है, तो बाकी जो जो अरेंजमेंट होना है वो भी होगा। अब मान लो a इधर आ गया, x2 x1 इधर भी होगा, और बाकी जो अरेंजमेंट है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो हमें तो इनको देखना है कि x1 x2 इसके पड़ोसी आ रहे इधर भी और इधर भी, तो दोनों केसेस सेम आ रहे हैं। और इसमें कोई केस मिसिंग होने का कोई चांस मतलब नहीं होगा। आप बोल रहे हो कि कोई केस छूट जाएगा क्या, ऐसा कुछ, या सब्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाएगा? नहीं सर, सब्ट्रैक्ट कम होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होगा, वही तो बताया जैसे आपको। यहाँ पे हाँ, x1 x2 है, तो सर ओके। उसके बाद जैसे वहां पे बचे, जैसे हमने 8 लोग लिए, एक हो गया a, एक हो गया x1, एक हो गया x2, तो ठीक बचे है। 5, हम्म। फिर उनके अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, वो ऐसे। नहीं नहीं, तो आप उसको ऐसे समझो ना कि मान लो इधर मैं बी सी डी बैठा दूं, तो इधर ऐसा भी तो होगा एक वाला केस की डी सी बी, तो इस केस में तो सेम है ना? समझ में आया? यस सर। अरे, अब आप बोल रहे हो कि इनका अरेंजमेंट जैसे सी, मान लो बी ई हो गया, ऐसा हो गया, तो भाई इधर भी तो होगा सी बी, वो तो होगा। समझ में आ रहा है? यस सर, यानी यहाँ पे भी वो सेम। हाँ, बिल्कुल। एक केस आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो वाला, यानी है ना? एक अब सीबीई हुआ तो दूसरा ईबीसी हो जाएगा। हाँ, अब तुम सोचो कि हम सारे केस बना ले, यदि सारे केस बना लेते तो हम ये अब देख लो इसमें कितने केस बन रहे हैं, 8 फैक्टोरियल बाय 2 बहुत बड़ा नंबर है, तो सारे केस तो हम नहीं यस दिखा सर। सकते ना, वही तो हमें समझना है। यस सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन कैन सिट इन अ मेरी गो राउंड रिलेटिव टू वन अनदर। तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपली 10 - 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना कि टेबल पे यदि लोगों को बैठाते हैं तो उसमें जो पड़ोसी आते हैं उसके लेफ्ट राइट में जो पोजीशन है वो मैटर कर जाती है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन मैटर कर जाती है। बट जो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि पड़ोसी उसको सेम नहीं चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: the 10 students of batch B feel they have some conceptual doubt on circular permutation. Mr. Matthew called them in discussion room and asked them to sit down around a circular table which is surrounded by 13 chairs. Mr. Matthew told that his adjacent seat should not remain empty. The number of ways in which the students can sit around a round table is Mr. Matthew also sit around a chair. तो टोटल 10 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ चेयर्स 13 है, और उसमें मिस्टर मैथ्यू भी बैठ रहे हैं, है ना? ठीक है। और कंडीशन क्या है? मिस्टर टोल्ड दिस हिज एडजेसेंट सीट शुड नॉट रिमेन एम्प्टी, द नंबर ऑफ वेज इन विच, ओके, ठीक है। सर गैप मेथड। हम्म। अटेम्प्ट कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी अटेम्प्ट किया कि नहीं? नहीं किया है तो करो भाई, और कर लिया तो मैं सर बता देता। मैं गैप मेथड नहीं किया, मैंने बस ऐसा किया कि मतलब वो जो सर थे हम्म। उनको एक कुर्सी पर बिठा दिया, उनके एक हाँ, लेफ्ट साइड मतलब एक एडजेसेंट पोजीशन पर बैठने के बच्चों के 10 तरीके, अ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरे साइड बैठने के 9 तरीके हो गए। ओके, और अच्छा फिर ठीक है, मतलब दोनों चेयर हमने ऑक्यूपाई कर दी। और ठीक बाकी के है। फिर 10 चेयर में से 8 चेयर्स हमने निकाल ली और वहां हाँ, पे अरेंजमेंट कर दी बच्चों बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो। सर हम्म। सर बोलो। पर वो तो ये कह रहा है ना कि यानी
दो वैकेंट चेयर्स यानी साथ में नहीं रहनी चाहिए, या वो ऐसा कह रहा है कि मिस मैथ्यू के हाँ, एडजेसेंट चेयर्स खाली नहीं रहनी चाहिए। ये तो देखो ना, मिस्टर मैथ्यू टोल्ड दैट हिज एडजेसेंट सीट शुड नॉट रिमेन एम्प्टी। तो मैथ्यू के जो बगल में जो हिज सीट्स है ना, एडजेसेंट, हाँ हाँ, हिज एडजेसेंट, यस। दो एडजेसेंट नहीं रहनी चाहिए खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सीट। मान लो मिस्टर जो मैथ्यू है उसको यहाँ बैठा दिया, एक जगह कहीं बैठा दो। बैठाने का तरीका है कि ऐसा नहीं कि 13 में से एक सीट ली, ये बात समझना। मैथ्यू को आप कहीं बैठा दो भाई, बैठा दिया। अब बचे आपके पास 10 स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बची? 12 चेयर्स, राइट? ओके। अब उसने बोला है कि ये सीट और ये सीट आपकी ऑक्यूपाई होना ही चाहिए। ठीक है भाई, आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 2। इन दोनों की बात कर लेते हैं हम। बाकी इसमें कौन सी खाली रहे, कौन सी ऑक्यूपाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सीट जो है वो ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो आपने क्या किया कि 10 में से आपने 2 लोगों को, 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स 10c2। अब वो 2 स्टूडेंट्स मान लो हो गया, कौन कौन हो गया? कोई भी 2 हो गए, मान लो नाम ए और बी दे दो। ठीक है, अब वो ए और बी, अब ऐसे समझो सिलेक्शन में हम यही होता है कि भाई वो आपके हाथ में है ना। अब उन लोगों को 2 जगह बैठाने का तरीका, भाई 2 सीट्स है। अब यहां पर ये समझना कि ये को यहां बैठाऊं और बी को मैं यहां बैठाऊं, और ए यहां बी यहां बैठे, ए यहां बैठे, दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? ये सोचने वाली बात है। सर्कुलर परम्यूटेशन में दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि मिस्टर मैथ्यू के राइट और लेफ्ट में पोजीशंस अलग अलग हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो 2 लोगों को 2 चेयर पे बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हमने जो है एडजेसेंट सीट जो है वो ऑक्यूपाई करती। अब बची आपके पास नंबर ऑफ चेयर्स, यहां से लेके यहां तक कितनी बची? 3 चेयर्स चली गई, बची कितनी? 10। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे? 8। तो उन 10 में से 8 को आप कैसे बैठा सकते हो कि 10 चेयर में से 8 चेयर सेलेक्ट कर ली, और 8 चेयर्स आने के बाद 8 लोगों को बैठाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? सभी को समझ आना चाहिए, नहीं आता है पूछो फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find number of ways in which 7 American, 7 British people can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive. Okay. साथ साथ है दोनों, है ना? आपके पास 7 अमेरिकन है, 7 ब्रिटिश पीपल है, and the answer is सर 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2। 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 नहीं, गलत है। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर भी गलत है। ओके, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। No, 7 Americans, 7 Americans can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive. अमेरिकन साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करो, आपके पास 7 ब्रिटिश, 7 ब्रिटिश पीपल है और 7 अमेरिकन है। तो एक बार आप अमेरिकन बैठा के देखो। मान लो 7 के साथ 2 3 4 5 6 7, इन 7 अमेरिकन को आपने बैठा दिया। अब इनको बैठाने के बाद जो गैप्स होंगे कितने क्रिएट होंगे? एग्जैक्टली 7 गैप्स। एग्जैक्टली 7 हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझो कि जो तो टोटल 14 पर्सन्स है, कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो। अच्छा, जैसे मैं ब्रिटिश वाले, मान लो 2 ब्रिटिश को कंसेक्यूटिव कर दूं, समझना। मान लो 2 ब्रिटिश यहाँ आ गए, बचे कितने? 5। 1 2 3 4 5। तो गैप कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अमेरिकन को यदि मैं बैठाने जाऊं तो 2 साथ में आएंगे आएंगे, क्योंकि आपके पास जो गैप्स है वो 6 बचेंगे, पीपल साथ है, तो 2 को साथ में बैठाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आप ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश पीपल जो 1 2 3 4
5, 6 और 7, इन 7 ब्रिटिश लोगों को बैठा दो। तो ब्रिटिश लोगों को बैठाने का तरीका ब्रिटिश 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू B7 तक। तो इनको बैठाने का तरीका 7 - 1 फैक्टोरियल। ओके, अब इसके बाद गैप्स कितने क्रिएट हो गए? 1 2 3 7 4 5 6 एंड 7। 7 गैप में से 7 गैप सेलेक्ट कर लो और उनमें अमेरिकन लोगों को बैठा दो। तो 7 जगह पे 7 अमेरिकन लोगों को बैठाने का तरीका 7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई समस्या? सर जगह इंटरचेंज होगी ना उनकी फिर बाद में, मतलब जहाँ अमेरिकन बैठे वहां पे ब्रिटिश बैठ जाए। कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश को आप इधर खसका दो, पूरा परम्यूटेशन चेंज हो जाएगा आपका। नहीं समझे? देखो, मान लो समझाने के लिए मैं टेबल थोड़ा बड़ा कर दूं, सुनना, समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रॉब्लम है। ओके, तुम जो बोल रहे हो, तो ब्रिटिश को मैं यहां बैठा दूं, फिर यहां बैठा दूं, फिर यहां बैठा दूं, फिर यहां बैठा दूं। समझ में आ गया? इनके बीच में क्या आ जाएंगे? अमेरिकन। तो अमेरिकन आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या चेंज हो गए? कि अमेरिकन की जगह ब्रिटिश आ गया, ब्रिटिश की जगह अमेरिकन आ गया क्या? बोलो, फर्क क्या पड़ता है उससे? अच्छा, सिर्फ रोटेट कर दिया ऐसा हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि टेबल वही तो, सर्कुलर परम्यूटेशन यही तो होता है। तो जैसे हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में आपसे मैंने बोला था कि मिस्टर मैथ्यू को बैठाने का तरीका एक ही होगा। उसके पीछे कारण क्या था? कि आप राउंड टेबल है, कहीं भी बैठा दो उसको। बात समझ में? हमने ये तो नहीं किया कि 13 में से एक चेयर सेलेक्ट करी, उस पर बैठाया, ऐसा तो नहीं किया ना। क्योंकि आप मान लो किसी के दिमाग में आता सर ये चेयर पे मिस्टर मैथ्यू को बैठा, कोई दिक्कत नहीं, आप राउंड टेबल को रोटेट कर दो, यही बन जाएगा। या फिर मैं चेयर यहाँ, रैंडम। चेयर रैंडम है, नंबर्ड चेयर्स नहीं है। हाँ तो नंबर चेयर होती है वो तो फिर लीनियर हो जाता है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं पहले, है ना? हम्म। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इस क्वेश्चन को तो यार कॉपी पेस्ट मानना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन, मतलब इसके लैंग्वेज समझ में नहीं आई इतनी मुझे। ठीक है, देखते हैं। Okay, the question is, there are n intermediate stations on a railway line from one terminus to another. Okay, in how many ways can the train stop at 3 of them intermediate stations if all the 3 stations are consecutive? At least 2 of them are consecutive. No, 2 of them is okay. तो क्या दिक्कत है? 2 टर्मिनस है। अरे मान लो टर्मिनल 1 है, मान लो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? नासिक से आपको जाना है, कहाँ जाना है बताओ जल्दी से? गोवा। चलो, अभी गोवा वाली उम्र हुई भी नहीं है, तो कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है। आपके पास इंटरमीडिएट स्टेशन है एन स्टेशन, S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन अप टू SN तक। नासिक और गोवा के बीच में आपके पास एन इंटरमीडिएट स्टेशन, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द ट्रेन स्टॉप एट थी? हाँ, अब ट्रेन यहां से चल रही है, सुनना ध्यान से, ट्रेन यहां से चल रही है और इनको बोला S1 से लेके SN, उसको बोला है उसने इंटरमीडिएट स्टेशन। तो हमें 3 स्टॉपेज लेना है। कौन से? अच्छा, यहां से ट्रेन चालू हुई है, कहां से? नासिक से, तो गोवा तक। गोवा पे तो रुकेगी रुकेगी, ऐसा तो नहीं है कि गोवा के आगे बढ़ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है, पाकिस्तान ट्रेन थोड़ी ना है कि भाई ठीक है यहाँ नहीं रुक रहा, उसको चलती जा रही है। तो यहां से चालू ही यहाँ रुकेगी। अब उसके साथ साथ उसने क्या बोला है कि उसको 3 जगह रुकना है। कहां से? S1 से लेके SN तक। अब उसमें कंडीशंस अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट में है ऑल द 3 स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव, मतलब S1 पे रुके तो S2 पे रुकना चाहिए, फिर S3 पे। दूसरा केस कि S3 पे रुकेगा तो फिर S4 पे रुकना चाहिए और S5 पे रुकना चाहिए। समझ में आ गया प्रॉब्लम? बोलो।
हाँ सर। बस तो अब बताओ, आंसर बताओ। पहले नहीं समझ में आया तो करो फिर। सर फर्स्ट का 11। 11 कहाँ से आएगा भाई, एन के टर्म्स में आएगा ना। एन के सर वो टर्म्स मुझे में आंसर आएगा ना आपका। सर n-2। आंसर इज n-2, बिल्कुल सही है। 13 स्टेशन ले लिए थे। अच्छा ठीक है, n-2। हाँ सर, n-2, क्योंकि जो n और n-1 वाला फर्स्ट स्टेशन नहीं होना चाहिए। वहीं से चालू होगा, S1 से Sn-2 तक। ठीक है, अगला करो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, ऑल द थ्री स्टेशन आर कंसेक्यूटिव। तो मतलब स्टेशन 1 पे रुकेगा तो 2 पे भी रुकेगा, 3 पे भी रुकेगा, ये केस हो गया। स्टेशन 2 पे रुक रहा है तो स्टेशन 3 पे रुकेगा और स्टेशन 4 पे रुकेगा। अब बोले सर स्टेशन 2 पे रुका तो 3 और स्टेशन 1 भी तो होना चाहिए। अरे भाई वही केस तो यहाँ लिखा है हमने। तो ऐसे ही स्टेशन 3, 4, 5 है, तो लास्ट वाला केस क्या होगा, स्टेशन n पे रुक गया, फिर n-1 पे और n-2, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या कितना हो गया, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n-2। सो दीज आर n-2 नंबर ऑफ वेज। कोई दिक्कत समझने में? ओके, बी पार्ट। बी पार्ट बताओ भाई। सर n-1 इंटू n-2। n-1 इंटू n-2, ठीक है। क्या बोलते हो, क्या लगता है सही होगा? n इंटू n-1 होगा। ओके, और बताओ। एंड द आंसर इज, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। सर 1 मिनट। ओके, अनिष्का। यस सर। कुछ समझ आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है सब? पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सर कल की क्लास अटेंड नहीं की थी इसीलिए। तो मैंने तो यूट्यूब की लिंक डाल दी थी, वो भी नहीं देखा? सर अभी क्लास ज्वाइन करने के टाइम पे देखा, क्लास के बाद कर लूंगी वो। सर ठीक है, एक मिनट भाई। आदित्य, आदित्य, मोबाइल वाइल छोड़ के चले जाते हो क्या? हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था अभी। सर n इंटू n-2 इंटू n-3। नहीं। ओके ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑफ देम स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव, कम से कम दो। हाँ बोलो। n इंटू n-2 का होल स्क्वायर, मतलब n इंटू n-2 का स्क्वायर। n इंटू n-2 का स्क्वायर। n क्यों आया भाई?
आंसर इज n-2 होल स्क्वायर। ओके सर देखो, वो जैसे पहला स्टेशन चुनने के n ऑप्शंस, फिर नहीं नहीं उसके नहीं, बाद उसके ठीक, आगे वालों के क्यों? देखो देखो देखो, एटलीस्ट 2 ऑफ द स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, ठीक है भाई। तो क्या क्या हो सकता है, स्टेशन 1 हो सकता है, स्टेशन 2 ले लिया, स्टेशन 2 स्टेशन 3 ले लिया, स्टेशन 3 स्टेशन 4 ले लिया, एंड सो ऑन, स्टेशन n-1 टू स्टेशन n, ये ले लिया। सबसे पहले तो कितने केसेस है आपके n-1, कैसे बता सकते हो? लोअर सबस्क्रिप्ट देखो ये इसका 1 से लेके 1 2 3 कहां तक जा रहा है, n-1 तक, तो n-1 केसेस हो गए। ऐसा क्यों किया? उसने क्या बोला है कि कम से कम 2 कंसेक्यूटिव हो, तो हमने 2 कंसेक्यूटिव ले लिए, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ले लिए। अब 2 लेने के बाद तीसरा स्टेशन आप कुछ भी ले सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है आपके पास n, बचे कितने, n-2। तो हर एक केस में जो आपका अगला स्टेशन है वो n-2 नंबर ऑफ बेस से ले सकता हूं, n-2 कितनी बार आएगा, n-1, तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गया n-1 इंटू n-2। कैसे? 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव लिया और तीसरा स्टेशन में बाकी जो n-2 है उसमें से कुछ भी ले लूं, तो उसके नंबर ऑफ बेस आ गए ये। पर इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है वो समझो, ध्यान से सुनिएगा। क्या समस्या है कि मान लो कि स्टेशन 3 और स्टेशन 4 आपने लिया, ठीक है, ये वाला केस लिया। अब जो n-2 स्टेशन ले रहे हो उसमें स्टेशन 5 भी आ सकता है, आ सकता है। और अगला जो केस होगा उसमें क्या होगा, स्टेशन 4 स्टेशन 5 आएगा, ठीक है। और जो एक स्टेशन है वो आप स्टेशन 3 भी ले सकते हो। तो ये 2 केसेस है। क्या ये केसेस एक्सेप्टेबल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। स्टेशन 3 स्टेशन 4 स्टेशन 5 तीनों आप सेलेक्ट कर लो, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? है सर। है, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम 2 साथ में हो, तो तीनों साथ में तो हो ही सकते हैं। तो पर ये दिक्कत ये है कि केसेस 2 बार आ रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव केसेस 2 टाइम्स आ रहे हैं। चाहिए कितनी बार, एक बार। तो एक बार केस माइनस कर दिया। एक बार केस माइनस करने का मतलब कि केस नंबर, पहला केस आप माइनस कर दो, तो उसका क्या था आंसर, n-2। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ गया n-2 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके गुड। अगली कहानी, नो टू ऑफ दिस स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव एंड द आंसर इज अच्छा, आपसे बोलता है कि एग्जैक्टली 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव हो। तो क्या करते हैं हम, जो पहला वाला केस है सर कितनी बार टोटल माइनस, माइनस, हाँ, सर टोटल माइनस ये 2 केस। 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं ना n-2। ठीक है, ओके। अगला केस, अच्छा तुम अगला केस का बता रहे हो? नहीं, मैंने इसी क्वेश्चन में पूछा बी में, पहले सी को भूल जाओ। इसी में मैंने आपसे पूछा कि यहाँ बोला एटलीस्ट 2 ऑफ द स्टेशन। अब मैं ऐसा पूछ लूं कि एग्जैक्टली 3 ऑफ द स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, मतलब S1 S2 हो तो S3 नहीं आना चाहिए साथ में, और S2 S3 हो तो S1 और S4 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसमें कि कम से कम 2 वाले, और उसमें वो वाले केस माइनस कर देते हैं जब तीनों के तीनों जो साथ हो रहे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, वो माइनस कर देते हैं। सी पार्ट देखो, नो टू ऑफ दिस स्टेशन आर कंसेक्यूटिव। यदि कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं हो तो मैं 3 स्टेशन सबसे पहले तो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, एन में से 3 स्टेशन लेने का तरीका NC3, उसमें से मैं केस नंबर बी माइनस कर दूं। जो बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों केस माइनस कर दूं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि बी केस में आपका ए केस भी आ गया है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, तो उसमें वो भी आ गया कि एग्जैक्टली 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव प्लस एग्जैक्टली 3 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा NC3 माइनस केस नंबर 2 बी, केस नंबर बी का आंसर था ये। सो दिस इज योर आंसर। कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं सर। ओके, यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये तो आपने क्या किया था कि
लाइन में हम सिलेक्शन कर रहे थे ना, लाइन में मतलब एक रो में बात कर रहे थे। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मैं चेंज करके सर्कल में ले जाऊं, ठीक है। अब बात को समझना गंभीरता से कि थोड़ा सा चेंज किया है, बट जो थोड़ा सा चेंज है वो आपको अच्छे से कवर करते आना चाहिए। कवर करने का मतलब मेरा ये है कि ढंग से उसको सॉल्व करना, और ये हो जाना चाहिए। ये हो गया, इसका मतलब आपका ये जो प्रॉब्लम है वो हो गया। तो जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो ये 3 और ये चौथा क्वेश्चन है ना, तो ये चारों क्वेश्चन आप करो। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये आप अटेम्प्ट कर लोगे और कल डिस्कस करें या अभी करना है, बोलो। पहले 3 का सेट अभी कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन एक ही है ना, या ठीक है, इसको हटा दिए, एक ही है ना, पूरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, वो एक ही क्वेश्चन है। नहीं, थोड़ा यार अभी रुक जाओ, इस वीक अपनी क्लासेस बची हुई है, एक मिनट मेरे को देख लेने दो। इस वीक इसको खत्म करना है, पीएनसी को। परसों है सर। कल नहीं है ना? कल नहीं है, 2 क्लासेस और है ना। तो यार ये ना आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना, और मतलब कल डिस्कस कर लेंगे। अटेम्प्ट आप घर पे कर लेना, मतलब क्लास के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना अटेम्प्ट तो हम, और उसमें और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बट ये कल याद दिलाना कि ये क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशंस है ना, इन डिफरेंट केसेस। तो
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, सुनते जाना, टेकन सम और ऑल। इसका मतलब क्या होता है कि सम और ऑल का मतलब ये हुआ, इसको और ऐसा भी लिखते हैं एटलीस्ट वन। समझ में आया क्या बोला है? कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, तो उसमें से कुछ चीजें लेनी है ना। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल और एटलीस्ट वन एट अ टाइम, मतलब तीनों चीजें एक ही है। आपसे बोला जाए टेकिंग सम थिंग्स और ऑल थिंग्स और एटलीस्ट वन, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। नहीं यार, यहाँ पर और ऑल एट अ टाइम, एक मिनट, ऑल हटा दो। अब तो समझो कि सम और एटलीस्ट वन, इन दोनों की आपको बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एन थिंग्स में से कम आपको एक लेनी है ना। यहाँ तो क्लियर है, बट इसका थोड़ा ध्यान रखना कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम में आपको ये कहीं मिले वर्ड सम, तो उसका ध्यान रखना है कम से कम एक लेना है। तो क्या क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली हम वन ले, एग्जैक्टली टू ले, एग्जैक्टली थ्री ले। तो एन में से एक चीज लेने का तरीका NC1। अब यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। जो भी हम कहानी आगे पढ़ रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर। तो n डिफरेंट थिंग में से एक लेने का तरीका NC1, दो लेने का तरीका ये, ऐसे n में से n लेने का तरीका, क्योंकि ऑल जो मैंने इसलिए हटाया कि सारी का सारी लेने का तरीका NCN, वो तो एक ही तरीका होगा। तो ये जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 power n - 1 के बराबर, क्योंकि NC0 इसमें मिसिंग था। आगे बात समझ में? और आपसे बोला जाए सर NC0 लेने का भी एक तरीका होगा ना? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा, पर आपसे बोला गया ना कि एटलीस्ट वन लेना है, तो मैं तो आपको इसकी वैल्यू देखी लिखी हुई है। हाँ, कम से कम एक लेना है, या सम का मतलब ये हुआ कि एक ले सकते, दो ले सकते, तीन, या सारी की सारी ले सकते। वो वाला नहीं काउंट करेंगे जब हमने कुछ नहीं लिया, ठीक है। कम से कम एक चीज आपको लेनी है, ठीक है। सेकंड, कि आपके पास टोटल मान लो P+Q+R थिंग्स है, ठीक है, जिसमें P जो है वो अलाइक है ऑफ फर्स्ट काइंड, Q अलाइक है ऑफ सेकंड काइंड, R अलाइक है ऑफ थर्ड टाइप, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि P मान लो बॉल से सारी की सारी रेड है और वो आइडेंटिकल है, ये येलो बॉल्स हो गई और दूसरी आपकी मान लो कुछ पिंक बॉल हो गई, ठीक है, पर वो सारी जो सेम कलर की बॉल है वो आइडेंटिकल। तो अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि सम नंबर ऑफ ways ऑफ सेलेक्टिंग सम और एटलीस्ट वन, सम और एटलीस्ट वन, तो कितना तरीका हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? P इंटू क्यू इंटू आर, जो कि गलत है। सर P इंटू Q+1 इंटू R+1। नहीं, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 -1। P अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप क्या करोगे कि किसी को ना लू वो भी एक तरीका लेंगे, एक को लू उसका एक तरीका, दो को लू इसका एक तरीका, तीन को लू उसका एक तरीका, P को लेने का तरीका एक, तो वन 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 कितनी बार आया, P टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गए P+1। पर अब इसमें किसी को डाउट आएगा, सर कुछ ना कुछ तो लेना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब समझो तो इधर भी जो सेकेंड टाइप की जो बॉल है उसमें भी 1+Q तरीका, थर्ड में भी R+1 तरीका। अब इन तीनों में आप देखो कि एक केस वो भी आएगा जब मैंने ये जो फर्स्ट टाइप की जो बॉल थी उसको नहीं लिया, इधर भी आएगा कि फर्स्ट टाइप की जो बॉल थी उसको नहीं लिया, इधर भी आएगा। तो एक तरीका ऐसा है जब आपने ना फर्स्ट टाइप की बॉल ली, ना सेकंड टाइप की, ना थर्ड टाइप की, तो इसलिए अलग से आपने एक केस माइनस कर दिया। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि फर्स्ट टाइप की जो थिंग्स है, या फर्स्ट टाइप की जो चीज है वो एक आना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोला है। उसने तो बोला है कि टोटल में से कम एक चीज आनी चाहिए। कुछ पल्ले पड़ा?
यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि आपके पास P एक टाइप के ऑब्जेक्ट है, वन टाइप, Q एक टाइप के सेकंड टाइप के ऑब्जेक्ट है एंड आइडेंटिकल है, और R जो है थर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट्स है एंड दिस आर ऑल आइडेंटिकल, और मान लो T जो है वो ऑल डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है मतलब फर्स्ट सेकंड टाइप और थर्ड इन टाइप से भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब से मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम और ऑल, सम और ऑल एक साथ हम देखें, सम और ऑल, या इस पूरी कहानी को हम ऐसे भी पढ़ेंगे क्या, एटलीस्ट वन, क्योंकि ये वाली चीज तो क्लियर है, ये वाली क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं इसमें बार बार फोकस कर रहा हूँ। एटलीस्ट वन से समझ में आता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट है उनको लेने का तरीका P+1, दूसरे टाइप को लेने का तरीका Q+1, तीसरे लेने का तरीका R+1, और जो डिफरेंट है उनमें आप डिफरेंट जो है आपने पहला ऑब्जेक्ट लिया उसको मैं लू या ना लू, दो तरीके, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया उसको लू या ना लू, उसका एक तरीका, ऐसे ही 2 2 2 कितनी बार आएगा, T टाइम्स। तो इसमें ये केस भी आएगा कि फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आपने नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, और जो डिफरेंट थिंग्स है उसमें क्या था कि ले या नहीं ले, ले या नहीं ले। बात समझ में आ रही है? तो आपने ना ही फर्स्ट टाइप का लिया, ना ही सेकेंड टाइप का, नहीं थर्ड टाइप का, और ना ही जो टी और एन में से कुछ नहीं लिया, तो वो एक केस बनेगा जब आपके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए -1 आपने अलग से कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो केस था ना, इसको समझने का एक और तरीका है आपके पास कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपने उसको अलग अलग कर दिया। कितने हैं ये n, समझना। पहले ऑब्जेक्ट वो आपने बोला कि हम इसको ले या फिर नहीं ले, कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 2। दूसरा ऑब्जेक्ट उससे भी बोला कि भाई इसको लिए हम ले या नहीं ले, तीसरे से भी ले या नहीं ले, ऐसे ही NS से भी ले या उसको नहीं ले, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो 2 2 2 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। इसमें से एक केस हम माइनस कर दिया, कौन सा, जब हमने ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, तो वो एक ही केस होगा। तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको यहां बताया। ठीक है, 2 पावर t कैसे आया, क्या इसमें समझने में कोई समस्या, बोलो। बोलो भाई। नो सर। ओके, नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में आपको आइडिया है ही, डिविजर्स का आइडिया है नहीं? फोर के डिविजर्स कितने हैं बता सकते हो, या 4 छोड़ो, 5 के डिविजर्स कितने होंगे? नंबर थ्योरी का आइडिया तो है ना, डिविजर समझते हो, 1 और 5 इसका डिविजर है, तो कम से कम 2 डिविजर्स तो हर एक नेचुरल नंबर के होंगे। जैसे 4 की बात करूं तो 1 to 4 डिविजर्स हो गए। ठीक है, चलो ये नंबर थ्योरी तो आप जानते ही हो, इसमें आगे जाने में कोई मतलब नहीं है। अगला है आपके पास नंबर ऑफ डिविजर्स एंड देयर सम। ये आज ही पढ़ ले या कल कर पढ़ेंगे, बोलो। आज मन हो रहा है कुछ कि ज्यादा हो गया आज? आज ही पढ़ नहीं लो। सर, 15 मिनट बाकी है, देख लेते नहीं, हैं। मैं तो पढ़ा दूंगा, तुम्हारा पढ़ने का मन है या नहीं है? देख सर लो एक काम कर दो, ले लो। पढ़ा दो और इस पे भी क्वेश्चन दे दीजिए सर, 2 3 मतलब वे कल क्लास नहीं तो कल ट्राई कर लेंगे। हाँ, ये बढ़िया आइडिया रहेगा। ठीक, ओके। सर ये रेड इंक में जो बताया, एक बार बता सकते हैं वो ब्रीफ में क्या था, डिस्कनेक्ट कौन हो सा? गया। बस आप ये जो रेड इंक में लिखा हुआ है लास्ट में, ये किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? कौन सा ये, यस सर, ये। अब डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ थे तुम, अब कहाँ थे, अभी कहीं ज्वाइन किए हो या बाहर चले गए? नहीं सर, पहले था वो डिस्कनेक्ट हो गया था इसके। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें बताया अभी था ये कि P जो है, ओके, फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट है बट ऑल आइडेंटिकल, Q सेकेंड टाइप, R थर्ड टाइप, और T जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका,
तो p प्लस वन क्यू प्लस वन ये हो गया, और सारे जो डिफरेंट है उनको लेने का तरीका 2 पावर t। -1 क्यों कर दिया, ना ही ये वाला आए, ना ही ये केस यही, और इन डिफरेंट में से भी कुछ ना आए, तो इसलिए वो केस 1 माइनस कर दिया। ठीक है, यस ओके। अब डिविजर्स का तो सबको आइडिया है, नहीं हो तो भाई पूछ लो अभी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब भूल गए कि पीएनसी कब रिवाइज किया था भाई, मतलब जब से पढ़ा उसके बाद उठा ही नहीं क्या आपने? नहीं सर याद है। अच्छा याद है। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई पहली बार बता रहे हो, उस टाइप से एफर्ट लगाना पड़ रहा है मुझे। ओके तो पहली बात, कोई भी नेचुरल नंबर है आपका n, कहाँ गया मार्कर, इधर है। कोई भी नेचुरल नंबर है n, तो उसको हम प्राइम का एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना? मतलब कोई प्राइम नंबर उसकी पावर, प्राइम नंबर उसकी पावर, प्राइम नंबर उसकी पावर, कुछ समझ में आ रहा है? कोई प्राइम नंबर उसकी पावर, बोलो, इसमें कोई समझने में समस्या? मतलब जो एक्सपोनेंट है ऑब्वियस है कि नहीं नॉन सर। नेगेटिव है, ठीक है। तो अब डिविजर्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो इसको डिवाइड कर दे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। अरे डिविजर्स का मतलब होता है कि वो एन को डिवाइड कर दे। तो आप ऐसे समझो कि कोई नंबर, जैसे मैं 8 8 24 और 5 24 इंटू 5 कितना होगा, 120। तो 120 के यदि देखो तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, राइट? यही है ना? ठीक है। तो इसके आपको नंबर ऑफ डिविजर्स लिखना है। डिविजर्स का मतलब ये हुआ कि 2 जो है, मतलब इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो 2 जो है वो आपका मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, मतलब 2 की पावर 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। 3 की पावर 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, और 5 की पावर 0 1 दोनों 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा। तो किसी भी नंबर में 2 की पावर यहां से यहां तक आ रही है, 3 की पावर 0 1 है, 5 की पावर 0 1 है, ऐसे में नंबर बनाऊं तो उसका डिविजर बनेगा बनेगा। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हैं आपके, नंबर ऑफ डिविजर्स जो होंगे वो क्या होंगे कि P1 आपके पास ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, कितने हैं, अल्फा 1, तो इनका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग P1 ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर से समझो आप, यहां से अच्छे से चमकेगा कि जो 2 है वो आपके पास कितने अवेलेबल है, 3। तो इन 2 को लेने का तरीका, 2 मतलब आपके पास 3 अवेलेबल है, तो 2 कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लो जैसे रेड बॉल लेते हैं ना हम 3, वैसे ही 2 आपके पास 3 हो गए, और सारे क्या है, आइडेंटिकल। तो इनको टोटल लेने का तरीका क्या होगा, 3 + 1। तो इस केस में हम क्या बोले, अल्फा 1 + 1, इधर अल्फा 2 + 1, इधर अल्फा 3 + 1, एंड सो ऑन अल्फा k + 1 तक। तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएंगे, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। पल्ले पड़ा कुछ? अरे पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, जल्दी से बताओ। हाँ सर। ठीक है। अब इसमें क्या माइनस कुछ करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 पावर 0 3 पावर 0 5 पावर 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर आपका 1 हो गया। तो 1 सभी नंबर का डिवीजर होगा, नो प्रॉब्लम। 2 पावर 3 3 पावर 1 5 पावर 1 आ गया, मतलब नंबर खुद आ गया। नंबर खुद आने का मतलब ये हुआ कि वो उसका डिवीजर है, बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें 1 और n भी इंक्लूड होगा। ठीक है, देख लो भाई मैंने क्या क्या बताया। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ लोगों को मुझे ऐसा, एक बार देख लो। और चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर,
प्रॉपर डिवीजर। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर कितने होंगे भाई, बताओ जल्दी से। बोलो। अरे बोलो, कोई तो बोलो। करण, करण, चिन्मय, चिन्मय भाई किधर हो? पता नहीं कब पढ़े थे, भूल गया लगता है। अनिष्का, अनिष्का ही है ना? हाँ अनिष्का, यस सर। क्या होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स? सर नहीं समझ में आया। तो पीएनसी पढ़ा था कि नहीं? सर प्रॉपर डिवीजर मतलब वही ना कि मतलब जो सच में उसको डिवाइड करते हो। हाँ तो भाई डिविजर का मतलब अबे सच में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब सर जैसे n अपॉन, जैसे हमने 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0 ले लिया, जैसे आपने ऊपर नंबर में बताया, ठीक। तो फिर वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा ना। हम्म। तो तो उसको मतलब डिविजर एज होगा हमने ना उसका। नहीं मतलब जैसे 120 का डिविजर है क्या? तो बिल्कुल है, डिविजर तो है। अब एक्चुअल में क्या बोल रहे हो कि एक्चुअल में डिवाइड करें? तो 120 को डिवाइड नहीं करता क्या? करता है। मैं नहीं तो सर आपसे मैं पूछ, 1 की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 120 या 1 डिवाइड करेगा ना, बिल्कुल करेगा, डिविजर है। मैं तो आपसे प्रॉपर डिविजर पूछ रहा हूँ। एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स आर, किसी को नहीं पता? अरे नालायको, किसी को नहीं पता? बड़ी सोचने वाली बात। मतलब सर ये ऐसा नहीं पहली बार। नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2 है क्या? अरे भाई, नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स आर टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स एक्सेप्ट वन ओनली। आप कहीं बुक में और कहीं जगह देखोगे, सॉरी एक्सेप्ट वन नहीं, एक्सेप्ट एन ओनली, मतलब नंबर खुद को छोड़ के बाकी जो है वो सारे उसके प्रॉपर डिविजर्स। सो फॉर एग्जांपल दिस केस में, दिस वन कहाँ गया, हाँ इसमें नंबर ऑफ डिविजर्स कितने थे? 4 इंटू 2 इंटू 2 8 16 थे। तो प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स होंगे इसके, नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स आर 15। तो 16 में से आपने कौन सा केस घटाया है? वन, जो टोटल नंबर है 120। तो 120 का प्रॉपर डिविजर नहीं है, इसके अलावा जितने डिविजर है सब हैं। आप कहीं कहीं देखोगे कि वो वन को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब वन और नंबर खुद, इन दोनों को हटा के उसको प्रॉपर डिविजर बोलते हैं। ये गलत है, सिर्फ नंबर एन को हटाना है। ठीक है, याद रखना यार। ओके। और जो लेकिन सर ऐसे क्यों, मतलब n को क्यों हटाया हमने, मतलब एन को क्यों हटाया यार, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? हटा जैसे दिया। मतलब हाँ प्रॉपर डिवीजर की डेफिनेशन क्या है, मतलब टोटल डिवाइजर प्रॉपर, और प्रॉपर डिवीजर। देखो टोटल डिविजर्स का मतलब ये हुआ कि भाई कितने नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं, सीधी सी बात ये हुआ है ना। हाँ वो और समझ गया सर। हाँ ठीक है, और प्रॉपर डिविजर बोलने का मतलब ये हुआ, अच्छा तुम उसमें लैंग्वेज वाइज जा रहे हो, इसने प्रॉपर बोला है हाँ मतलब, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वैसे मत जाओ। जो डेफ प्रॉपर डिविजर का मतलब ही यही हुआ, उसकी डेफिनेशन ही तो यही है, ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, दैट्स इट। अच्छा। हाँ हाँ, ये मतलब टर्म्स है ऑफ ये एक, मतलब आप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। ठीक है।
इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखा, तो आपको डिविजर्स का सम चाहिए। डिविजर्स का सम मतलब p पावर 1 0, p पावर 1 1, ऐसा कहां तक चलेगा? ये अल्फा 1 तक। ऐसे p2 की पावर 0 से लेके कहां तक गए हम? p2 पावर अल्फा 2 तक। और ऐसे ही p के पावर 0 से लेके कहां तक गए? p के पावर अल्फा k तक। तो इन सब का प्रोडक्ट हम करें, वही आपका नंबर ऑफ डिविजर्स है, सॉरी सम ऑफ डिविजर्स है, सम ऑफ ऑल डिविजर्स। समझ में आया नहीं आया? अरे आया भाई, नहीं आया? बोलो। आया सर। अब क्यों ऐसा? बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको ऊपर मैंने बताया था कि डिविजर्स क्या होंगे कि भाई p1 पावर 0 हो जाए और p2 की पावर में 1 ले लूं, p3 पावर 4 ले लूं, ऐसा। तो ये एक डिविजर हो गया। फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो है एक टाइप से डिविजर ही तो है आपका। तो उस डिविजर को दूसरे डिविजर, बाकी सब डिविजर्स आ गए, उनका सबका सम ही तो पूछा गया है। ऊपर हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ डिविजर्स, तो वो तो आसान था। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ वेज of putting n, मतलब n क्या था? जो नंबर था, n as a product of two natural numbers is half of, जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स है आपके, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 एंड सो ऑन, अल्फा k प्लस 1, if n is not a perfect square। ठीक है भाई, नोट्स ना मैं नहीं बनवा सकता क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास है, तो नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और n यदि आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ क्या था? n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन टोटल, ये क्या था आपका? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, इसको ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड किया। और n यदि आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हैं आपके, उसमें आपको 1 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करो। कैसे? तो सबसे पहले तो 1 बाय 1 आप टर्म समझते जाओ। ये बोलना क्या चाह रहा है? ये आपसे बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग n एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसे आपके पास नंबर 6 है, तो इसको मैं दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 2, या फिर हम लिखे 6 इंटू 1, ये बोल सकते हो आप। तो आप इसको देखो, तो ये आपके डिविजर्स ही हुए क्या एक टाइप से? अरे बोलो, 1 2 3 6 इसके डिविजर ही है क्या? तो आपको तो हाँ दो सर। नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो मैं 1 इंटू 6 लिखूं या 6 इंटू 1 लिखूं, तो वो एक ही बात है। ये केस 2 बार काउंट हो रहा है, ये भी ऐसे केस 2 बार काउंट हो रहा है। मतलब टोटल जो है 4 केसेस बन रहा है, उसको हम 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि हर एक केस 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे। किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी नंबर को दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखना। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ डिविजर्स हुए आपके, डिवाइडेड बाय 2। कब? जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मान लो मैं 36 ले लूं, तो क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 36, 2 इंटू 12, ठीक है, फिर 3 इंटू नहीं 2 इंटू 24, और 3 इंटू कितना? 12, और 4 इंटू 4 इंटू 9, एंड देन 6 इंटू 6, फिर क्या होगा? 9 4, 12 3, 24 2, 36 1। 36 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे? 3 इंटू 3 9, 9 होना चाहिए। 9 है क्या? 1 2 3 4 5 6 8 9, बिल्कुल है। तो आप यहां से देखो कि ये जो है आपके सारे 36 के डिविजर्स है क्या? ठीक है, तो ये है कितने आपके? 9। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि 1 इंटू 36 और 36 इंटू 1 एक ही बात है, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 इंटू 36 या 36 इंटू 1 लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। पर 6 इंटू 6 को मैं मतलब ये केस आपका एक ही बार काउंट हो रहा है। पर आप यदि 2 से डिवाइड करो इसको, तो हमने क्या किया? +1 करके 6 इंटू 6 आपने
एक केस और इसमें जोड़ दिया 6 इंटू 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 6 कितनी बार काउंट हो जाएगा? एक बार। क्या समझ में आया? हाँ सर। ओके गुड। तो फिर इसके क्वेश्चन में दे दूं क्या? लिख लो, कल का गैप है तो लिख सकते हैं। चलो एक तो क्वेश्चन दे ही देता हूँ, ज्यादा नहीं देता मैं। अच्छा, किसी कोई समस्या हो तो बोलो, वरना हम इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन देने के बाद सेशन एंड कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। हाँ ओके, तो आपको ये 3 और क्वेश्चन है। पहला तो ये, दूसरा, और ये जो है यहाँ से यहाँ एंड तक सब एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। ओके, कल मिलते हैं फिर। और कल तक वैसे यूट्यूब पे भी आ जाएगा जो नहीं ले पाए। ओके, सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाए ना, मैं नहीं ले पाया स्क्रीनशॉट, मतलब ये वाला। सर यूट्यूब अच्छा, लिंक आप कहाँ पर शेयर करते हैं? अच्छा रिपीटर का है ना यार, तो अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, तुम्हारे सब अलग अलग बैच के हो ना यार, बाकी तो मैं कर देता हूँ। तो एक काम करेंगे, ये जो है ना, मैं मेरा चैनल जो है उस वो लिंक भेज दूंगा आपको, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा JR यस सर। रिवीजन करके। ठीक है, JR बेच सर रिवीजन। ओल्ड में शेयर कर दीजिएगा। हाँ यार ठीक है, तो कल का भी नहीं मिला होगा फिर, तो कल का वीडियो भी नहीं मिला होगा कुछ लोगों को। नहीं सर, पर कल की क्लास अटेंड की थी तो दिक्कत नहीं होगी। आज की ये भी जिन वो लोगों बीच ने, में थोड़ा सा। यस सर। अच्छा ठीक है। तो मैं ना ग्रुप पर वो, क्योंकि यार सबको अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, पर एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो, हो सकता है लेट हो जाए। ये वाले क्वेश्चन जो थे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ये सभी ले ने? लिया। ओके, यस सर। सभी ने ले लिया, ठीक है, ओके।